हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज फिर से आप लोग के बीच में मैं मौजूद हूँ क्लास 8 के अपने वीडियो के साथ में। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में जो क्लास 8 का आया था, हमारा टॉपिक था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने सारे ग्रुप में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, और उन सब की कुछ कुछ प्रॉपर्टी, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक को हम लोगों ने जान लिया। कुछ क्वेश्चंस भी आए थे, जैसे बात हो रही थी कि क्या हम वायरसेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये माइक्रोब्स हैं, और माइक्रोब्स हैं भले ही वो शरीर के बाहर एक नॉन लिविंग मटेरियल की तरह सर्वाइव करते हैं, लेकिन जब वो हमारे शरीर में आते हैं तो लिविंग हो जाते हैं। तो उनकी स्टडी हम लोग कैसे करेंगे? उनकी स्टडी कहीं अलग से तो करेंगे नहीं, वो माइक्रोबायोलॉजी ही है जिसमें हम उनके स्टडी को करते हैं और वायरसेस के बारे में जानते हैं। तो माइक्रोब्स की जो स्टडी हमारी होती है उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और जो साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी में महारत हासिल करते हैं उनको हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो इसी चैप्टर के अगले पोर्शन में हम लोग आज बात करने वाले हैं यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। मैंने यहाँ पे टॉपिक केवल यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दिया है, क्योंकि पहले यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे और जस्ट आफ्टर इसके बाद में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला ही हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स यूज्ड इन फूड मेकिंग। तो कैसे फूड इंडस्ट्रीज में इन माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, तो उसमें जो पहला टॉपिक है हमारा, पहला है मेकिंग ऑफ कर्ड या कर्डलिंग। तो हम जानते हैं दही हम सभी को पसंद है। लस्सी बनाने के लिए दही की जरूरत होती है, दही बड़ा बनाने के लिए दही की जरूरत होती है, आलू कचालू बनाने के लिए दही की जरूरत होती है। तो ये दही आती कहां से है? दही दूध से बनाई जाती है, लेकिन दूध आप कहेंगे कि दूध तो पीने में मीठा लगता है, दही खाने में खट्टी लगती है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग कैसे है? ये दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे है? आज इसी के ऊपर में हम लोग बात करेंगे कि ये मिल्क और ये कर्ड दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो मिल्क होता है उस मिल्क के अंदर में एक शुगर पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टोज शुगर। और जब दही बनता है तो ये लैक्टोज शुगर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस लैक्टिक एसिड और एसिड की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि एसिड की प्रॉपर्टी कैसी होती है? एसिड आर सॉर इन टेस्ट। तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सॉर होता है, यानी खट्टा होता है। तो लैक्टिक एसिड भी कैसा होगा? खट्टा होगा। तो दूध मीठा है लेकिन दही खट्टी है। अब ये देखते हैं कि आखिर ये प्रोसेस होता क्या है। चलिए बात करते हैं कि दूध के अंदर में लैक्टोज शुगर पाई जाती है। दूध के अंदर में एक प्रोटीन मिलता है, उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं केसीन प्रोटीन। क्या कहते हैं उसको? केसीन प्रोटीन कहते हैं। जब ये केसीन जम जाता है, इसका थक्का बन जाता है, तो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस अपने आप नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को अपने आप ना होने देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दूध के अंदर में कर्ड मिलाते हैं। तो दूध के अंदर में कर्ड मिलाने क्यों जरूरी है भाई? दूध के अंदर में कर्ड इसलिए मिलाते हैं क्योंकि दही के अंदर में लैक्टो एसिड बैसिलस नाम के बैक्टीरियम पाए जाते हैं। तो दही के अंदर में लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरियम पाए जाते हैं, और ये लैक्टो एसिड बैसिलस जो दूध का लैक्टोज शुगर है उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जब लैक्टिक एसिड में बनता है, यानी जैसे ही हमने दही डाला वो दूध के मीडियम को चेंज करने लगता है, और दूध का मीडियम शिफ्ट करके कैसा कर देता है? एसिडिक कर देता है। थोड़े हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे कि ये दूध जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। स्लाइटली एसिडिक होता है, यानी इसका जो 6.4 के आसपास इसका पीएच होता है दूध का, तो लगभग ये एसिडिक है, माइल्ड एसिडिक है। और ये जब दही डालते हैं तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो एसिडिटी बढ़ेगी यानी धीरे धीरे ये लैक्टिक एसिड बनाने लगेगा, एंड दिस एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड टू कोगुलेट केसीन प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क। अब ये जो एसिडिक मीडियम है वो क्या करेगा? एसिडिक मीडियम दूध के अंदर मौजूद केसीन प्रोटीन को जमा देगा, और इस तरीके से क्या बन जाएगी? दही बन जाएगी। तो दूध से दही बन गया।
अब इसी को अगर पैराग्राफ में लिखना होगा तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, अगर इसी को लीनियर डायग्राम की मदद से बताना होगा तो लीनियर डायग्राम की मदद से भी आप एग्जाम में बता सकते हैं। चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। ईस्ट। ईस्ट के बारे में सुना है? ईस्ट क्या है? एक फंगस है। ईस्ट क्या है? फंगस है। यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। फंगस है, यूनिसेलुलर होता है। अब ईस्ट का यूज कहाँ करते हैं? ईस्ट का यूज करते हैं हम लोग ब्रेड बनाने के लिए। ब्रेड, केक, पेस्ट्री सबको बहुत पसंद है भाई, तो ब्रेड, केक और पेस्ट्री इंडस्ट्री में हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? आटा है या मैदा है, व्हीट फ्लोर है, उसके अंदर में शुगर ऐड करते हैं और उसके साथ में ईस्ट पाउडर मिला देते हैं, एक्टिव ईस्ट पाउडर, और उन सबको घोल बनाकर कुछ समय तक छोड़ देते हैं। तो वो दूध को, वो उस डॉ को किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। शुगर को किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और इस वजह से साथ साथ में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलती है। तो आप लोग, हम लोग अक्सर देखते हैं कि ब्रेड जब लेकर के आते हैं, ब्रेड के जो स्लाइसेस है उनमें हम देखते हैं कि छोटे 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 फूले फूले होल दिखाई देते हैं। घर में हमारे भटूरे वगैरह बनते हैं, तो उन भटूरों को अगर हम ओपन करें, खोले अगर उसके लेयर को, तो उसके अंदर भी छोटे छोटे होल टाइप के बने हुए गैस स्केप्स करती हैं, तो ऐसे जगह उसमें बने हुए दिखाई देते हैं। केक के अंदर भी दिखाई देता है। तो ये उसका प्रोसेस है जिसमें ईस्ट क्या करता है? फर्मेंट कर देता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जाता है। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन के प्रोसेस को लुईस पास्चर ने बताया था। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें ईस्ट जो है शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। शुगर है और शुगर को ईस्ट किसमें कन्वर्ट करेगा? ईस्ट कन्वर्टेड द शुगर इनटू अल्कोहल। ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। यही कार्बन डाइऑक्साइड उस डॉफ या आटे में से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से उसमें छोटे छोटे होल बन जाते हैं। तो केक और पेस्ट्री बनाने में किसका यूज किया गया? ईस्ट का यूज किया गया। मीट इंडस्ट्रीज, मीट जानते हैं, जो फ्लैश होते हैं, जो गोश्त होता है, जो मीट होती है, उसको टेंडर बनाए रखने के लिए, मुलायम बनाए रखने के लिए माइक्रोब्स की मदद ली जाती है। मीट को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और मीट के ऊपर में माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं, जिससे उसकी हार्डनेस, जो स्टिफनेस है, मीट जो हार्ड होता है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए ही मीट के ऊपर में कुछ बैक्टीरियम ग्रो कर जाते हैं, जिससे वो टेंडर हो जाता है, मुलायम हो जाता है। और मीट के ऊपर में बैक्टीरियम का जो ग्रोथ होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टेंडराइजेशन। तो टेंडराइजेशन यानी मीट को सॉफ्ट करने का प्रोसेस, तो उसमें भी बैक्टीरियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है कि फूड इंडस्ट्रीज में कुछ एल्गी होते हैं हमारे, एल्गी जैसे ग्रीन एल्गी है, इसका नाम है क्लोरेला। तो क्लोरेला इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये जो क्लोरेला होता है, ये प्रोटीन का एक बहुत ही रिच सोर्स है, इससे बहुत ज्यादा हमें प्रोटीन मिलती है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लोरेला को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। एल्गी क्या होते हैं? सीवीड्स होते हैं, उसी में एक टाइप होता है एल्गी का, क्लोरेला। आपको जान करके हैरानी होगी कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अपनी प्रोटीन की अमाउंट को कंप्लीट करने के लिए स्पेस में क्लोरेला को अपने साथ ले जाते हैं। तो क्लोरेला वो एल्गा है जिससे प्रोटीन की कमी हमारे शरीर के अंदर में पूरी होती है, और क्लोरेला लेकर के हम उस कमी को पूरा करते हैं। इसी तरीके से एक और एल्गी है जिसका नाम है अगर। ये सब्सटेंसेज है, ये एल्गी नहीं है, ये सब्सटेंस है। अगर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्लेसिलेरिया एंड जिलेडियम। और ये अगर
एक जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या बनाने के काम में आते हैं? दे आर यूज इन मेकिंग जैम्स एंड जेलीज। जैम और जेली बनाने के लिए हम ग्लेसिलेरिया या जिलेडियम का यूज करते हैं, जो कि एक जेली लाइक एक थिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है अगर अगर। तो अगर अगर इज सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्लेसिलेरिया और जिलेडियम that is used in making of jam and jelly. It is also a algae. So these are some microbes that are used in food industries. इसके आगे हम लोग बात करेंगे जल्दी से कुछ कमर्शियल यूजेस के बारे में। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। कुछ कमर्शियल यूजेस की बात करते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने ईस्ट के बारे में बात किया था। दूसरा जो प्रोसेस है वो है हमारा कमर्शियल यूज। तो ईस्ट का अभी हम लोगों ने नाम लिया था। अब ये ईस्ट भाई साहब जो है वो किस काम में आते हैं? दे आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग बियर, वाइन एक्सेट्रा। अल्कोहल बनाने के लिए तो बियर और वाइन क्या है? एक अल्कोहल के ही टाइप्स हैं, इनमें अलग अलग अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। तो ईस्ट से बियर और वाइन बनाने के काम में ले जाता है। और ईस्ट क्या करता है? इनको फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ले जाता है। तो उस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ये क्या करते हैं? शुगर सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करते हैं, फर्मेंट करते हैं, और फर्मेंट करके उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो कमर्शियल यूज में हम लोगों ने देखा कि ईस्ट किस तरीके से शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि टोबैको और कॉफी के प्रोडक्शन में कुछ बैक्टीरियम का यूज किया जाता है। सम बैक्टीरियम आर यूज्ड in coffee and tobacco industry. ठीक है, तो इन बैक्टीरियम की मदद से हम लोग क्या करते हैं? कॉफी और टोबैको बनाने का काम करते हैं। तो ये सब हमारे कुछ कमर्शियल यूजेस की बात है। इसी में हम लोग अगले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है मेडिसिनल यूज। तो भाई माइक्रोब्स अभी तक तो हम लोग जानते हैं, हमारी जो भी नॉलेज है उस आधार पे हम लोग जानते हैं कि ऑल द माइक्रोब्स आर वेरी हार्मफुल टू अस। हम लोग जब भी माइक्रोब्स की बात करते हैं तो यही बात हमारे सामने आती है केवल और केवल कि माइक्रोब जो होते हैं वो डिजीज कॉजिंग होते हैं, वो बीमारी फैलाते हैं, उनसे हमें कई तरीके की बीमारियां होती हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस को लेकर के एक माहौल बना हुआ है हमारे देश में, और देश में क्या पूरे विदेश में और पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो हम लोग जब भी माइक्रोब्स की बात करते हैं देन वी हैव ऑलवेज थिंक निगेटिव अबाउट द माइक्रोब्स, बट माइक्रोब्स एज वी हैव सीन कि माइक्रोब्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन मेकिंग ऑफ फूड और कमर्शियल यूज और एनी अदर। तो वन ऑफ देम इज द माइक्रोब्स आर यूज्ड इन मेडिसिन में। From microbes we are getting the two type of useful medicine. One is known as the antibiotic, and the second one is the vaccine. Vaccine and antibiotics. Antibiotics and vaccines. These are the two uses of the microbes to getting the medicines. What are the antibiotics? Antibiotics, medicine that is obtained from bacteria and fungi to stop or kill the disease causing
disease causing microbes. Medicine that is obtained from bacteria and fungi to stop or kill the disease causing microbes. तो एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होती है जो कि ऑर्गेनिज्म से ही मिलती है और ऑर्गेनिज्म को ही किल करने के काम में आती है। यहाँ पे अगर इसके नाम को अगर हम लोग तोड़ दें तो एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। और बायोटिक यानी लिविंग सब्सटेंसेस, किसके अगेंस्ट में काम कर रही है? बायोटिक्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो दीज आर वर्क अगेंस्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। They are obtained from the organism to kill the organism. They are obtained from the organism to kill the same type of organism. ये उसी जानवर से मिलती हैं और उसी तरीके के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल करने के काम में आती हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। हम लोगों ने सुना है लोहा से लोहे को काटते हैं, जहर से जहर को काटते हैं। वैसे ही ये दवाएं जो है वो हमारे शरीर में जाकर के हमारे शरीर की आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। और जब हमारी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बढ़ती है तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और इस तरीके से हम किसी भी तरीके की बीमारी को खत्म कर सकते हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक produced by Alexander Fleming. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। दिस इज द फर्स्ट और इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फंगस known as the Penicillium notatum. This is the penicillin. Penicillin obtained from the fungus Penicillium notatum. Penicillium notatum से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक बनाया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। और ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं? ये किसी भी दूसरे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करने के काम में आते हैं। कौन कौन से माइक्रोब्स हैं, कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हमारे भाई? जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑरियोमाइसिन जो आजकल आ गए हैं, ऑरियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। तो ये सब हमारे अलग अलग तरीके के एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें माइक्रोब से मिलते हैं और हमारे लिए काफी यूजफुल है। लेट्स मूव टुवर्ड्स अ वैक्सीन। वैक्सीन के लिए क्या है? वैक्सीन क्या होते हैं? तो वैक्सीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैक्सीन होते क्या है? वैक्सीन के बारे में चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि these are dead or weakened form of disease causing microbes introduced in our body to make it resistance against disease, resistant against disease। तो कह रहे हैं कि एक्चुअल में ये है क्या? दीज आर द डेड और वीक्ड फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो वैक्सीन होते क्या है? वैक्सीन को हम लोग बात करते हैं छोटे छोटे, जैसे पोलियो ड्रॉप आप लोगों ने पिया होगा, आप लोगों को याद होगा पोलियो ड्रॉप के बारे में। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 2 बूंद पोलियो ड्रॉप्स के पिलाए जाते थे। तो ये जो पोलियो ड्रॉप आपको पिलाए जाते थे ये क्या थे?
ये ओरल पोलियो ड्रॉप था, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये ओरल पोलियो वैक्सीन किस काम में आता था? ये वैक्सीन थे, ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स थे इनके अंदर में, जो हमारे शरीर में जाते थे। जब हमारे शरीर में जाते थे तो ये जो वैक्सीन थे वो किस तरीके से काम करते थे? जो वैक्सीन हम लोगों ने शरीर के अंदर लिया, दिस वैक्सीन एक्ट एज अ एंटीजेन। ये किस तरीके से काम करते थे? एंटीजेन की तरह काम करते थे। और जब हमारे शरीर के अंदर पहुंचते थे तो हमारी बॉडी की एक पर्सनल इम्यूनिटी होती है। आवर बॉडी हैव देयर ओन इम्यून सिस्टम टू रेजिस्ट द बॉडी अगेंस्ट एनी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। और हमारा शरीर जो है, अब ये तो उसको नहीं पता कि वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब जो है वो स्ट्रांग है कि वीक है कि मरा हुआ है कि जिंदा है, लेकिन उस फॉरेन मटेरियल के हमारे शरीर में आने से हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बनती है। अब ये जो क्षमता बनती है, तो ये वैक्सीन को जैसे हम लोगों ने अपने शरीर में इंट्रोड्यूस किया, हमारे शरीर में ये एंटीजेन की तरह एक फॉरेन मटेरियल की तरह काम कर रहा है, और हमारा शरीर इससे लड़ने के लिए क्या बना देता है? एंटीबॉडीज बना देता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज। एंड दिस एंटीबॉडीज विल रिमेन इन आवर ब्लड। ये एंटीबॉडीज हमारे कहाँ रहते हैं? हमारे ब्लड में पड़े रहते हैं, एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम एनी फ्यूचर इन्फेक्शन ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। और ये एंटीबॉडीज जब तक हमारे ब्लड के अंदर में मौजूद रहेंगे, वो भविष्य में होने वाले किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को रोकेंगे जो कि सेम ऑर्गेनिज्म से होने वाला है। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर आपको बचपन में स्मॉल पॉक्स हो गया है, जैसे हम लोग घरों में कहते हैं कि छोटी माता दाई निकल गई, तो एक बार अगर किसी को निकल गया तो दोबारा उसको निकलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 6 दिन 7 दिन हम लोग उसमें कोई दवा तो लेते नहीं है, हम लोग अपने बॉडी को इस लायक बनाते हैं कि 6-7 दिन में धीरे धीरे हम लोग रिकवर कर सके। पहले ये एपिडेमिक की तरह था, लेकिन स्मॉल पॉक्स से जो वैक्सीन डेवलप की, उन साइंटिस्ट का क्या नाम था? एडवर्ड जेनर। क्या नाम था उनका? एडवर्ड जेनर ने डेवलप की थी वैक्सीन। वैक्सीन किसके लिए डेवलप की थी? वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स के लिए एडवर्ड जेनर ने एक वैक्सीन डेवलप की, और तब से जब एपिडेमिक्स भी था और जिन्होंने ये वैक्सीन लिया था उनको स्मॉल पॉक्स से कोई खतरा नहीं हुआ। तो वैसे ही होता है कि जैसे जैसे हम लोगों के शरीर में वो इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज बन जाते हैं किसी पार्टिकुलर माइक्रोब के लिए, तो फिर से वो हम उस बीमारी के चपेट में नहीं आते हैं। कई तरीके की वैक्सीन जो है आज हमारे लिए मौजूद है, जैसे बीसीजी की वैक्सीन। ये किसके लिए होती है? ये होती है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के लिए। डीपीटी किसके लिए होता है? ये होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस। ये 3 बीमारियां हैं। पर्टूसिस क्या होता है? whooping कफ, खांसने की बीमारी है। टिटेनस जानते ही है कि कुछ भी बैक्टीरियम सॉइल में रहने वाले बैक्टीरियम या किसी लोहे के सामान से अगर चोट वगैरह लग जाती है तो हम लोग टिटेनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो उन सबसे बचाने में ये सब अलग अलग तरीके की वैक्सीन हमारी मदद करती है। हम सभी ने बचपन में ये जरूर से जरूर ये वैक्सीन हम लोगों ने लिए हैं ताकि इस गंभीर बीमारियों से हम लोग बच सकें। वैक्सीन लेने का जो प्रोसेस होता है, वैक्सीन को लेने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं वैक्सीनेशन। क्या कहते हैं इसको? वैक्सीनेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग वैक्सीन एट द रेगुलर इंटरवल इज नोन एज द वैक्सीनेशन। यह एक प्लान तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? वैक्सीन को अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। अलग अलग समय पे बच्चों को, छोटे बच्चों को अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग तरीके की वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाती है ताकि उनकी जो शरीर की क्षमता है, जो बॉडी की इम्यूनिटी है, वो इस लायक बने ताकि वो किसी भी तरीके की बीमारी से लड़ सके। तो ये हमारा मेडिसिनल यूज हुआ, ठीक है। तो एंटीबायोटिक और मेडिसिन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी।
इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये किस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करेंगे? तो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप लोगों जानते हैं कि कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं और इन लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के जो नोड्यूल्स होते हैं, इन रूट नोड्यूल में, ये नोड्यूल्स हैं, रूट नोड्यूल्स, और इसमें कुछ बैक्टीरियम पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं राइजोबियम। क्या कहते हैं इनको? राइजोबियम कहते हैं। तो रूट नोड्यूल में लेग्यूमिनस प्लांट है। ये प्लांट कौन सा है? लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट में क्या आते हैं? पी है, ग्राम है, ये सब कुछ जनरल लेग्यूमिनस प्लांट है हमारे। जितने भी पल्स प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, जो दाल प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी प्लांट, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। अरहर, चना, मटर, जितने भी है प्लांट, वो सब के सब लेग्यूमिनस है। और उनके रूट नोड्यूल्स में, रूट नोड्यूल का मतलब क्या होता है? नोड, नोड यानी एक गांठ की तरह स्ट्रक्चर उनके रूट में पाया जाता है, और उसी गांठ के अंदर में कुछ बैक्टीरियम रहते हैं, और राइजोम यानी कि रूट के अंदर है वो बैक्टीरिया, इसीलिए उनको कहते हैं राइजोबियम। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? These rhizobium bacteria convert the atmospheric nitrogen into soil। ठीक है? तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कहां फिक्स कर देते हैं? इनके रूट नोड्यूल में फिक्स कर देते हैं। ठीक है ना? अब जब ये प्लांट हार्वेस्ट कर ले जाएंगे, काट लिए जाएंगे, तो कटने के बाद जब ये प्लांट का जो रूट है, नीचे का हिस्सा जब डिकम्पोज होगा, तो डिकम्पोज होने के बाद में वो उस फिक्स नाइट्रोजन को कहां रिलीज कर देगा? सॉइल में रिलीज कर देगा, मिट्टी में छोड़ देगा, और इससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से ये लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इनको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। क्या कहते हैं इनको? बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। ये क्या करते हैं? दे ऑल्सो फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कहां फिक्स कर देते हैं? सॉइल में फिक्स कर देते हैं। तो हम लोग इनका अगर यूज करें ब्लू ग्रीन एल्गी का, क्योंकि इनका कलर कैसा होता है? ब्लू ग्रीन होता है। आजकल इनको बैक्टीरियम ग्रुप में ऐड कर दिया गया है, इनको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं इनको? साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को हम लोग बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। इसमें कुछ आते हैं हमारे, जैसे नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक, साइटोनिमा एक्सेट्रा। ये सब कुछ एग्जाम्पल है हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी के। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के ये सब कुछ हमारे एग्जाम्पल है। तो ये इस तरीके से हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो हमारा है इन क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है? इन क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, यहां पे देखते हैं हम लोग जानते हैं कि जितने भी माइक्रोब्स है, जैसे बैक्टीरिया है या फंगस है, दीज आर टुगेदर नोन एज द डिकम्पोजर। इनको हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहते हैं या रिड्यूसर कहते हैं। तो ये डिकम्पोज क्या करते हैं? जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, दे कन्वर्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट, डेड organic waste into simpler substances। कोई भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर में ये बैक्टीरियम और फंगस जो है वो ग्रो करते हैं, और इनके ग्रो करने से वो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो डिकम्पोज होकर के क्या बना देता है? सिंपलर सब्सटेंसेस बना देते हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर। तो इन्वायरमेंट में कोई भी अगर जानवर मरा हुआ पड़ा हुआ है, कोई प्लांट मटेरियल पड़ा हुआ है, मरा हुआ या गिरा हुआ, तो वो धीरे धीरे स्लोली डिकम्पोज इनटू देयर सिंपलर फॉर्म।
तो वो अपने आप क्या होते हैं, इन बैक्टीरियम इन फंगस के एक्शन से धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने में इनका क्या रोल है उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। इसी तरीके से हम लोग जानेंगे कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे होते हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट होते हैं उनमें भी ये एनएरोबिक बैक्टीरियम जो होते हैं, सीवेज को एनएरोबिक बैक्टीरिया ये एनएरोबिक बैक्टीरिया इस सीवेज को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज से हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्योर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैन्योर का प्रोडक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने में इनका क्या यूज है उसको हम लोग जान पाते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियम का और भी यूज है, कुछ जनरलाइज यूज है। जैसे हम लोग बात करते हैं टैनिंग की, यानी टैनिंग वो प्रोसेस है जिसमें एनिमल स्किन को लेदर में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें भी बैक्टीरियम का यूज होता है। जूट इंडस्ट्रीज में जूट के जो पेड़ होते हैं जिससे हम लोग जूट फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं, तो उन जूट के पेड़ों को काट करके पानी में छोड़ दिया जाता है रॉट करने के लिए। तो उस रॉटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व जो बैक्टीरियम होते हैं जो रॉटिंग के प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, जिससे जूट फाइबर जो है सेपरेट आउट होते हैं, तो उसमें हम लोग यूज जानते हैं इनका। बायोगैस प्लांट यानी जो गोबर गैस प्लांट है, तो उसमें जो भी हम लोग एनिमल वेस्ट या गार्बेजेस जो भी डालते हैं, तो उसको मीथेन गैस में प्रोड्यूस करने के लिए एनारोबिक बैक्टीरियम जो है वो जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके से इन सब के अलावा जो अभी मैंने बताया कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए बायोगैस प्लांट में बैक्टीरियम की जरूरत है, लेदर इंडस्ट्रीज में बैक्टीरियम की जरूरत है, जूट इंडस्ट्रीज में बैक्टीरियम की जरूरत है। तो ये हमारे कुछ अलग से कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। आई होप कि ये जो टॉपिक हम लोगों ने आज डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता हो, आप जरूर से मुझे बताइएगा, मैं उसको क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगा। टिल देन गुड बाय एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो फॉर द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड प्रिजर्वेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। उसमें हम लोग इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.